फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे अपलोड किया है, आज उसी क्रम में उसी सीक्वेंस में दूसरा वीडियो है जो कि दूसरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और वह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मुद्रा माप की अवधारणा। फ्रेंड्स, इस अवधारणा को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को देखना चाहिए। वो एग्जाम्पल कंपैरेटिवली एक बैलेंस शीट से दूसरे बैलेंस शीट का किया है। उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस अवधारणा की आवश्यकता पड़ी ही क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड कि हमें चीज़ों को बताने में कंफर्टेबिलिटी तभी आती है जब कि हम वैल्यू बता पाते हैं। नंबर्स में हम ये बता सकते हैं कि उसकी वॉल्यूम मात्रा कितनी है, लेकिन जब तक हम उसका मूल्य बताने में सक्षम नहीं होते हैं तब तक वो महत्वहीन हो जाता है हमारे लिए। हालांकि अन्य दृष्टिकोण से उसका महत्व हो सकता है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग के फील्ड में जिन वस्तुओं या सेवाओं का हम मूल्य मुद्रा में बता नहीं पाते हैं, मतलब उसका हम वैल्यू नहीं बता पाते हैं, और लेमैन की भाषा में बोले तो हम उसका दाम नहीं बता पाते हैं, तो वो हमारे लिए व्यर्थ की है, बेकार की चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आखिर में इस सोच की, इस अवधारणा की आवश्यकता पड़ी ही क्यों है। मैं एग्जाम्पल शो कर रहा हूँ। ये मैंने दो कंपैरेटिवली एग्जाम्पल्स लिया फ्रेंड। ये दो एग्जाम्पल्स सेट कर लिया थोड़ा सा इसको, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स हैं। एक में मैंने इंटेंशनली प्रेजेंट किया है, केवल उसकी यूनिट्स प्रेजेंट किया है या कोई वैल्यू प्रेजेंट किया है, तो चूँकि हम लोग इंडिया में हैं तो इंडियन करेंसी में नहीं किया है। जैसे देखा जाए तो जो पहला पॉइंट है वह है बिल्डिंग। मैंने कहा कि मेरे पास एक बिल्डिंग है। जब मैं कहूँ मेरे पास, तो मैं पर्सनली अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब वह एंटिटी जिसके पास बिल्डिंग है वो कह रहा है कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास फर्नीचर है जिसका नंबर 10 है, मतलब 10 फर्नीचर मेरे पास है। क्वांटिटी की बात कर रहा है वो। डेटर्स का जो क्वांटिटी नंबर है वो 200 डेटर्स हैं, और स्टॉक है जिसकी यूनिट्स है 1000 यूनिट्स है, ठीक है। जब हम देखें लाइबिलिटी की ओर देखते हैं तो कैपिटल की वैल्यू उसने दे दिया है $5000, और उसके बाद क्रेडिटर्स को दिया है नंबर भी। अब देखने से ही क्या यह बैलेंस शीट हम आसानी से समझ सकते हैं? अच्छा, दूसरी बात, क्या इस बैलेंस शीट से जिस एंटिटी का यह बैलेंस शीट हो, हम उसके फाइनेंशियल स्टेटस का पता कर पाएंगे? फिर देखिए आगे, क्या डेटर्स, क्या बैंकर्स या अदर लेंडर्स हमारे इस बैलेंस शीट का वैल्यूएशन कर सकते हैं? इस बैलेंस शीट के आधार पे हमको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड्स और सर्विस का क्रेडिट हमको दे सकते हैं। अब मेरी ओर से तो ना है। अब आप ज़रा सोचिएगा कि क्या ये बैलेंस शीट काम का है? काम का मतलब क्या इस बैलेंस शीट से कोई निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं? क्या इस बैलेंस शीट से आप उसकी वित्तीय स्थिति का पता कर सकते हैं? ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरी ओर से इसका तो सिंपल सा आंसर है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि किसी का मूल्य ही पता नहीं चल रहा है कि कितने करोड़, कितने लाख की प्रॉपर्टी आपके पास है। क्योंकि भाई लेंडर्स जो होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, वो तो आपका करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स देखते हैं कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो हम कैसे उसको रिकवरी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन रिवील्स नहीं किया गया। वहीं अगर हम नीचे देखें, दूसरा बैलेंस शीट है तो सेम बिल्डिंग है, लेकिन उसका प्राइस यहाँ पे वैल्यूज़ का दिया 3 लाख।
फर्नीचर का वैल्यू दिया है 1 लाख, डेटर्स का वैल्यू दिया है 1 लाख, स्टॉक का वैल्यू दिया है 1,50,000। इधर लाइबिलिटीज साइड देखें तो कैपिटल की वैल्यू दी है 5 लाख, क्रेडिटर्स की वैल्यू भी दी है। अब इस बैलेंस शीट को ऊपर से कंपेयर करेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि ये एंटिटी है, उसके पास एसेट्स है, टोटल एसेट्स 6,50,000 की है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे सर्विस प्रोवाइड करना है क्रेडिट पर, मुझे गुड सप्लाई करना है क्रेडिट पर, मुझे लेंडिंग करना है कि नहीं करना है। क्या एम्प्लॉय यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है। बस इन्वेस्टर जानना चाहता है कि उसकी क्या यहाँ पे सिक्योरिटी है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है। ये सारी चीज़ें सेकंड बैलेंस शीट से आराम से आप रिवील्स कर सकते हैं या उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा कहने का मतलब क्या है, ये कंक्लूजन क्या है यहाँ पे निकलता है कि हम उन्हीं आइटम्स या सीधी भाषा में बोले तो और चीज़ों को लिखते हैं, लिखते मतलब रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री करते हैं, जिनको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनका ये कोई वैल्यू हो या जिसको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसके वो पैसे में। बात समझ में आ रहा है? ऊपर की चीज़ों को देखा जाए तो कोई कन्वर्जन रेट नहीं दिया है, ना कोई वैल्यू दी है। नीचे देखिए सारे सारे वैल्यू कन्वर्टेड हैं। बिल्डिंग है तो उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, एक सिमिलर करेंसी होनी चाहिए। एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना कि बिल्डिंग 3 लाख है तो फर्नीचर जो डॉलर में हो और कहीं पाउंड में हो, कहीं यूरो में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सिमिलर नेचर का करेंसी होना चाहिए, उसमें हमें अपने सारे एसेट्स, लायबिलिटी या ट्रांजेक्शन्स को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट, बात समझ में आ रहा है? अगर कन्वर्टिबल नहीं है तो उसकी एंट्री आप नहीं कर सकते, आप क्या, कोई नहीं कर सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूं, उसको भी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाए कि ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। जैसा कि नीचे देखिए जो स्टार मार्क में है, उससे पहला पॉइंट लिखा मैंने कि सिंस एम्प्लॉयज आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स मानते हैं, क्योंकि जैसे एसेट्स हमारे प्रॉफिट में, अर्निंग में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, वैसे ही एम्प्लॉयज भी हमारे अर्निंग में, हमारे मतलब एंटिटी की अर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे मेंशन किया कि स्टिल दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल एसेट्स से, फिर भी हम जैसे यहाँ बिल्डिंग को तो रिकॉर्ड कर दिया कि बिल्डिंग हमारी हेल्प करती है रेवेन्यू जनरेट करने में, फर्नीचर करती है, डेटर्स करते ही करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो एम्प्लॉयज से क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ह्यूमन लाइव्स की कोई वैल्यू डिसाइड नहीं किया जा सकता। आप समझिए, ह्यूमन लाइव्स को, स्किल्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मनी में। अगर ये कन्वर्टिबल होता कि एक एम्प्लॉय का स्किल या एक एम्प्लॉय जो एनर्जी अपना दे रहा है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली ये एम्प्लॉयज़ भी बैलेंस शीट का पार्ट होते। केवल स्टेटमेंट नहीं होता है कि एम्प्लॉयज़ आर आवर एसेट्स, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन चूँकि एम्प्लॉयज़ का वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, मेंटल स्किल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। एक एस्टिमेट होता है, एक क्राइटेरिया केवल मेजर करके आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है कि आपसे मैं अगर ये सर्विस ले रहा हूँ तो उसके एवज में इतना पैसा रीजनेबल है, लेकिन आपके स्किल और आपके लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा कह रहा है कि टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ और डेथ इज़ नॉट रिकॉर्डेड। कोई अगर एम्प्लॉई है, कोई स्किल्ड पर्सन है आपके ऑफिस में जिसकी वजह से आपको बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन अचानक वो क्या होता है, डिमाइज कर जाता है, एक्सपायर कर जाता है, डेथ कर जाता है, या एम्प्लॉय जो कहीं आपका जॉब छोड़ के चला जाता है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल थ्रेट हो जाता है। भाई लेबर होगा, लेबरियस रहा होगा, स्किल्ड रहा होगा, डिवोटेड रहा होगा, छोड़ दिया, तो उसकी वजह से जो थ्रेट हुआ है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, क्या उसको आप वैल्यू कर सकते हैं? फाइनेंशियल क्राइसिस कितने रुपए से वो वैल्यू हो जाएगा, लेकिन उसके जाने से उसके स्किल की वैल्यू आप नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो मनी में कन्वर्टिबल होने चाहिए। अगर वो मनी में कन्वर्टिबल नहीं हैं तो बिजनेस एंटिटी उसको रिकॉर्ड नहीं करेगी। अब इसी को कुछ स्टेटमेंट में देख लें, इसको क्या कहा जाता है, ताकि जो बातें हम लोग कर रहे थे एग्जाम्पल में वो क्लियर हो जाए। देखिए फ्रेंड,
लिखा पहला पॉइंट स्टेटमेंट लिखा है कि नो बिजनेस ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अनलेस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लोकल करेंसी और कन्वर्टिबल इनटू लोकल करेंसी। अब दिखा है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस करता है उस ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जबकि वो कन्वर्टिबल हो। यहाँ कन्वर्टिबल का मतलब कि उसको हम इंडियन करेंसी में, अगर इंडिया में तो इंडियन करेंसी में, अगर अब्रॉड में है तो उस जो डोमेस्टिक करेंसी या होम करेंसी उस करेंसी में कन्वर्टिबल हो। जैसे अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल जो लिखा पहला बैलेंस शीट में, मैंने एसेट्स को दिखाया नंबर्स में, लेकिन कैपिटल को दिखा दिया हमने क्या, कैपिटल को दिखा दिया मैंने करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी के। कंपैरेटिवली तो एकदम बेकार है, बेकार इन द सेंस ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो होनी चाहिए लोकल करेंसी में कन्वर्टिबल होना चाहिए। कन्वर्टिबल का सेंस कि आप उसको एक्सप्रेस कर सके कि नहीं ये वस्तु इतने रुपए की होनी चाहिए, उसकी वैल्यू को आप बता पाएँ। पॉइंट नंबर 1 कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये फोकस करता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कि पहले बोल दिया कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर आप उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, नॉट वैल्यूएबल, नॉट रिकॉर्डेड बाय द एंटिटी। अब कहता है कि कोई ऐसा चीज ट्रांजेक्शन हो जिसको जैसे कि हम सिमिलर करेंसी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वो भी रेलेवेंट नहीं, बेकार है। जैसे कि आपने डॉलर किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आपने रूबल लिख दिया, फिर आपने पाउंड में कर दिया, फिर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, उसके बाद जो है इंडियन करेंसी में कर दिया, तो ये क्या होगा, हॉच पॉच हो जाएगा, उससे कोई कंक्लूजन निकल नहीं सकता है, यानी प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं होगा। थर्ड कहता है कि अवॉइडिंग टू रिकॉर्ड द क्वांटिटी ऑफ एनी आइटम्स अनलेस इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहता है कि हमारे पास अगर स्टॉक की मात्रा है, हमारे पास डेटर्स हैं, तो नंबर में तो आप बता ही सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप उसे तब तक नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब तक कि वो एक्सप्रेस ना हो या कन्वर्ट ना हो पैसे में। फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये बताया, आपको लॉजिक बताया, क्योंकि किताबों में तो मनी मेजरमेंट लिखा ही है, सारे अवधारणाएं लिखी हैं, लेकिन उन अवधारणाओं को बनाने से पहले या उसको अस्तित्व में लाने से पहले क्या लॉजिक उसके पीछे का होता है, अगर वो आपने समझ लिया तो फिर अवधारणाओं को मगअप करने या रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको एकदम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, और ये अवधारणाएं ऐसी अवधारणाएं हैं जो कहीं कोई इंटेलिजेंसी की बात नहीं करता है। एक सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है अपने समस्या के प्रति, और उन समस्याओं का समाधान निकाल कर अगर वही चीज़ वो किसी और पे अप्लाई करता है और समाधान निकल जाता है, तो यही तो अवधारणा है। इसीलिए इसको एकदम से जनरल वे में एक रीजनेबल पर्सन की तरह अगर आप समझेंगे तो आपको इस अवधारणाओं की जो तकनीकी बातें हैं वो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि हाँ इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ, या डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ, या जो आप जानते थे उसमें आपको नॉलेज में इंक्रीमेंट मिला है, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। राम राम फ्रेंड्स।